बीए फर्स्ट ईयर के लिए हम राजनीति के दृष्टिकोण पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वाले जस्ट वीडियो में हमने राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण पर बात की थी। आज हम राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। उसको समझने की कोशिश करेंगे कि मार्क्सवादी राजनीति को किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उदारवादी दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत हमने 4 प्रमुख बिंदुओं के भीतर इस उदारवादी दृष्टिकोण को समाहित करने की कोशिश की थी। आज का जो व्याख्यान है वो केंद्रित है मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने 3 बिंदुओं के अंतर्गत मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समाहित करने की कोशिश की है। तो चर्चा करते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। इससे पहले हमने जब चर्चा की थी कि वैज्ञानिक आविष्कारों के पश्चात जब औद्योगिकीकरण बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुआ और बड़े बड़े उद्योग लगने लगे, तो एक ऐसी विचारधारा की आवश्यकता तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में आवश्यक हो गई थी, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केंद्रित थी। और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नारा न केवल राजनीतिक गलियारों में बुलंद किया गया, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में इसका ज़्यादा जोर था। और इसका उद्देश्य भी आर्थिक था कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को अपनी गतिविधियों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जब ये राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पदार्पण उदारवाद करता है, तो अपने साथ स्वतंत्रता के मूल्य को लेकर आता है, इसको प्रधान रूप से स्वीकार करता है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये व्यक्तिवाद पर केंद्रित था। अब तात्कालिक अगर सामाजिक परिस्थिति की बात करें, तो क्योंकि उदारवाद से परिपोषित पूंजीवादी व्यवस्था अपनी जड़ें जमा चुकी थी, और ऐसी स्थिति में हम ये देख पा रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगों के विकास के साथ साथ जो एक मजदूर वर्ग था, उसकी संख्या भी बढ़ती जा रही थी। इस वर्ग में बढ़ोतरी होती जा रही थी। जो किसान पहले किसानी करते थे या अन्य जमींदारों के, सामंतों के पास खेती में कार्य करते थे, अब वो बड़े बड़े शहरों में लगने वाली औद्योगिक इकाइयों में मजदूर के रूप में कार्य करने लगे थे। तो मार्क्सवाद की शुरुआत हम 19वीं शताब्दी के मध्य से मान सकते हैं, और इसकी शुरुआत उस समय से हम मान सकते हैं जब मुक्त बाजार व्यवस्था पर अवलंबित पूंजीवाद अपने चरमोत्कर्ष पे था, और एक अभिनव पूंजीवादी वर्ग जो है विशाल धन संपदा, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। परंतु उसी की तुलना में उन इकाइयों में काम करने वाले मजदूर जो अपनी मजदूरी बेचकर इस नव अभिनव पूंजीपति वर्ग का पोषण कर रहे थे, बहुत ही चिंतनीय अवस्था में पहुंच गए थे। उनसे अधिक समय तक काम लेना और कम उनको वेतन देना, और उनकी जीवन यापन की न्यूनतम परिस्थितियाँ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसे मार्क्सवाद को पनपने के कारण बनी थी। और उस अवधि में देखा जाए तो मार्क्स और एंगल्स ये जो 2 विचारक हुए थे, उन्होंने इस उदारवाद से जनित पूंजीवाद के दुष्परिणामों पर दृष्टिपात किया, और साथ ही साथ इतिहास के विश्लेषण के आधार पर लोगों के सामने यह विचार रखा कि व्यक्तिगत संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर समाज सदैव से धनी निर्धनी, हैव्स एंड हैव नॉट्स में विभाजित रहा है। धनी वर्ग प्रभुत्व संपन्न डोमिनेंट क्लास रहा है, और निर्धन वर्ग जो है हमेशा से परतंत्र वर्ग डिपेंडेंट क्लास रहा है। अब इन दोनों वर्गों के जो हित हैं वो सदैव परस्पर विरोधी रहे हैं। और आज के औद्योगिक युग में राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का दावा तो किया जाता है, परंतु सामंतवाद के पतनोपरांत आर्थिक दृष्टिकोण से समाज पुनः पूंजीपति वर्ग में और श्रमिक वर्ग में विभक्त हो गया है। अब जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग की अगर स्वतंत्रता की बात की जाती है तो वो बेईमानी है, क्योंकि समानता के बिना स्वतंत्रता की कल्पना करना एक निरर्थक मानसिक प्रयास ही है। कागजों पर सैद्धांतिक रूप से आप इस स्वतंत्रता के झंडे को बुलंद कर सकते हैं, परंतु ये झंडा तब तक
अपने आप में सच्चाई का प्रतीक नहीं हो सकता जब तक कि उस झंडे में नीचे समानता का डंडा ना लगा हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। तो कहीं ना कहीं उदारवाद, जो कि व्यक्तिवाद के प्रभाव में पूंजीपति वर्ग की विचारधारा के रूप में उभरा था, उसने स्वतंत्रता का नारा तो बड़े ज़ोर शोर से बुलंद किया, किंतु समानता को कहीं पीछे धकेल दिया। समानता की इतनी चर्चा नहीं हो रही थी। जब स्वतंत्रता के आधार पर व्यक्तियों को खुला छोड़ दिया गया तो जिनके पास पूंजी थी, जिनके पास धन था, जिनके पास प्रभाव था, वो आगे बढ़ गए और हर बड़े से बड़े पूंजीपति ने अपने से छोटे पूंजीपति को निगलना शुरू किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ने लगा और जिस व्यक्ति के पास कम पूंजी होती थी, जब उसको बड़े पूंजीपति के द्वारा निगल लिया जाता था, यानी कि उसका उद्योग या उसका व्यापार बड़े पूंजीपति के द्वारा छीन लिया जाता था, तो वो भी मजदूरी करने पर विवश हो जाता था। तो इस तरह से पूंजी जो है वो केंद्रित होती जा रही थी और श्रम निरंतर विस्तार पा रहा था, यानी कि मजदूर वर्ग की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी और पूंजीपति के पास अधिक से अधिक पूंजी आती जा रही थी और ये वर्ग छोटा होता जा रहा था, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा था। अब मार्क्स और एंगेल्स ये तर्क करते हैं कि जब तक समाज आर्थिक दृष्टिकोण से परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित रहेगा, तब तक कोई भी राजनीतिक व्यवस्था श्रमिक वर्ग या जनसाधारण की परतंत्रता को समाप्त नहीं कर सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क्सवाद ने वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल को महत्वपूर्ण माना। उनका जो ऐतिहासिक विवेचन है, जो विश्लेषण है, उसमें उन्होंने इतिहास के हर युग में दो वर्गों को पहचाना है। एक वर्ग जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सब कुछ है, और एक वर्ग ऐसा जो पराधीन है, जिसके पास कुछ नहीं है। तो ये इतिहास के कालखंड में भी समाज में दो वर्ग रहे हैं और इन दो वर्गों में आपसी संघर्ष रहा है। अब ये वर्ग किस तरह के थे और किस नेचर के थे, ये डिपेंड करता था उस समय उत्पादन की शक्तियाँ क्या थी और उत्पादन की प्रणाली क्या थी। अगर उत्पादन की प्रणाली कृषि थी तो जाहिर सी बात है दो जो वर्ग होंगे वो ज़मींदार होगा और उस ज़मींदार के खेतों में काम करने वाले कृषक होंगे। सामंतवादी व्यवस्था में भी ऐसी थी, दास और स्वामी की स्थिति भी यही थी। और आधुनिक समय में जहाँ पर मार्क्स और एंगल की सारे विचार केंद्रित हैं, वहाँ पर ये जो व्यवस्था है, समाज के जो दो वर्ग हैं वो पूंजीपति और मजदूर, या दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा है सर्वहारा और बुर्जुआ, इन दो वर्गों में विभाजित थे और ये दोनों के जो हित हैं अब वो परस्पर एक दूसरे के विरोधी थे। तो यहाँ पर हमें इन वर्गों में संघर्ष हमेशा से इतिहास के हर हिस्से में देखने को मिलता है मार्क्स और एंगल के अनुसार। इस प्रकार उनकी ये कल्पना है कि इस संघर्ष में श्रमिक वर्ग जो है संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देता है और उसे करना चाहिए, और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक सामित्व स्थापित करके एक समाजवाद को लाना, ये मार्क्सवाद का लक्ष्य था। अब जिसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि सारी की सारी पूंजी समाज के अधीन होगी, समाज के अधिकांश समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके पास समानता के आधार पर ये पूंजी बट जाएगी, तो निश्चित रूप से समाज में कोई भी पूंजीपति नहीं होगा, बल्कि सभी व्यक्ति समानता के आधार पर एक ही स्तर पे होंगे। अब जब सभी के पास, जब वर्ग स्थापित करने वाली पूंजी सभी के पास समान रूप से होगी तो निश्चित रूप से समाज में एक ही वर्ग होगा। अतः एक वर्गहीन समाज की कल्पना यहाँ पर हमें मार्क्सवाद के अंतिम लक्ष्य के रूप में देखने को मिलती है। अब संक्षेप में कहा जा सकता है कि उदारवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि सिर्फ राजनीतिक और कानूनिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर सभी मनुष्य स्वतंत्र हो जाते हैं और वो खुले बाजार, ओपन मार्केट की भांति अपने संबंधों को सबके हित में नियमित कर सकते हैं। भिन्न भिन्न समूह अपने अपने हितों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने हित समूह का निर्माण कर सकते हैं, परंतु मार्क्सवाद यहाँ पर दूसरे दृष्टिकोण के साथ हमारे समक्ष आता है। उसका ये मानना है
कि जब तक व्यक्तिगत अर्थात निजी संपत्ति की संस्था मौजूद है, पैसा मौजूद है व्यक्तियों के पास, तब तक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समाज प्रभुत्व संपन्न और परतंत्र वर्ग में विभक्त रहेगा। यानी कि हैव और हैव नॉट्स में, जिसके पास सब कुछ है और जिसके पास कुछ नहीं है, इन दो वर्गों में हमेशा से विभाजित रहेगा। बुर्जुआ वर्ग जिसके पास संपत्ति होगी, पूंजी होगी, शक्ति होगी, और सर्वहारा वर्ग जिसके पास अपने मजदूरी बेचने के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से समाज में दो वर्ग होंगे और उनमें कोई भी जो समझौता है वो स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि ये परस्पर विरोधी समूह हैं, परस्पर विरोधी वर्ग हैं। इतिहास के हर पन्ने पर, इतिहास के हर कालखंड में इनमें संघर्ष रहा है और औद्योगिक उत्पादन के साधन के अंतर्गत ये पूंजीपति यानी कि बुर्जुआ और सर्वहारा यानी कि मजदूर वर्ग में बटे हुए हैं। और इनकी इस स्थिति में सुधार तभी संभव है जब कि ये पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर दें और उत्पादन के जो समस्त साधन हैं जिनके आधार पर निजी संपत्ति का निर्माण किया जाता है, वो सारे के सारे उत्पादन के साधन समाज के नियंत्रण में आ जाएं। और समाज के नियंत्रण में जब आएंगे तो इसका तात्पर्य होगा कि हर व्यक्ति का उन पर बराबर हक होगा। तो इस तरह से हर व्यक्ति समानता के पायदान पे खड़ा होगा, कोई भी अमीर नहीं होगा, कोई भी गरीब नहीं होगा। तो इस तरह से समाज एक वर्गहीन समाज होगा। अब इस प्रकार मार्क्सवाद दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं, या मार्क्स खुद ये कहता था कि आर्थिक ढांचे के आधार पर किसी समाज के धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अधिरचना, सुपर स्ट्रक्चर तैयार होते हैं और ये अधिरचना किसी भी काल में समाज के आर्थिक ढांचे के अनुकूल विकसित होती है। यानी कि मार्क्स यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि किसी भी समाज में आर्थिक उत्पादन के जो साधन होते हैं, उन साधनों के आधार पर, उत्पादन प्रणाली के आधार पर समाज के अन्य ढांचे खड़े होते हैं, चाहे वो राजनीतिक ढांचा हो, चाहे वो धार्मिक ढांचा हो, चाहे वो नैतिक और सांस्कृतिक तत्वों का ढांचा हो। तो इस आधार पर मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि औद्योगिक प्रणाली है, औद्योगिक उत्पादन का आधार है, उद्योग उत्पादन का आधार है, समाज पूंजीपति और मजदूर में बटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो राज्य हमें देखने को मिलता है वो राज्य एक तरीके से शोषण का यंत्र है और इसका आधिपत्य पूंजीपति वर्ग के हाथ में है और इसका प्रयोग मजदूर वर्ग के शोषण के लिए किया जाता है। तो इस तरह से मार्क्स जो है वो राज्य को शोषण का यंत्र मानता है। और जब राज्य मार्क्स के अनुसार शोषण का यंत्र है तो निश्चित रूप से राजनीति को भी वो ऐसी क्रिया के रूप में या ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसके माध्यम से मजदूर वर्गों का दमन किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा। इसलिए मार्क्स कल्पना ये करते हैं, मार्क्स ये विचार रखते हैं कि कालांतर में जब सभी पूंजीपतियों से उनकी पूंजी छीन ली जाएगी, उन्हें पूंजी विहीन कर दिया जाएगा और समस्त उत्पादन के साधन समाज के नियंत्रण में होंगे, तो समाज में कोई भी व्यक्ति पूंजीपति नहीं होगा। इस तरह से समाज में एक वर्ग होगा, सभी के पास समान मात्रा में पूंजी होगी, सभी के पास समान मात्रा में काम होगा और सारे उत्पादन के साधन समाज के नियंत्रण में रहेंगे। तो इस तरह से एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। और जब समाज वर्गहीन हो जाएगा, यानी कि समाज में केवल एक ही वर्ग रहेगा, तो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के लिए काम में लिए जाने वाला शोषण यंत्र यानी कि राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और जब राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी तो कालांतर में राज्य भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मार्क्स की विचारधारा एक राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की कल्पना करती है जिसमें हर व्यक्ति समानता के पायदान पर खड़ा होगा। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट उभर कर हमारे सामने आ जाती है कि मार्क्सवाद में राज्य को क्योंकि शोषण का यंत्र माना गया है, तो राजनीति को ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। और क्योंकि उत्पादन के साधन औद्योगिकीकरण के कारण है, औद्योगिक प्रणाली के आधार पर उत्पादन हो रहा है, तो समाज मजदूर और पूंजीपति में बटा हुआ है। ऐसी स्थिति में
जो पूंजीपति वर्ग है, जो धनवान वर्ग है, वो राजनीति का प्रयोग अपने हित साधन के लिए करता है और मजदूरों के शोषण के लिए करता है। ये तो मार्क्सवाद की हमने प्रारंभिक चर्चा की, उसके मूल जो मान्यताएं थी और जो उसके उद्देश्य थे, जिसको कि मार्क्स ने और एंगल्स ने अंकित किया था, उसकी हमने चर्चा की। अब हम उन बिंदुओं के अंतर्गत, कुछ बिंदुओं के अंतर्गत मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समाहित करके समझने की चेष्टा या कोशिश करेंगे। तो पहला जो बिंदु है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आर्थिक हितों को प्रधानता। राजनीति का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है वह ये मानता है कि राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक संस्थाएं आर्थिक प्रणाली के आधार पर विकसित होती हैं। इनमें आर्थिक हितों की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। आर्थिक प्रणाली अर्थात प्रचलित उत्पादन प्रणाली मानव को निश्चित आर्थिक संबंधों के सूत्र में आबद्ध करती है। सामाजिक तथा राजनीतिक संबंध इन्हीं आर्थिक संबंधों के अनुसार ढल जाते हैं। तो इस तरह से मार्क्स ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर, आर्थिक संबंधों के आधार पर ही समाज का गठन होता है। और क्योंकि उत्पादन की प्रणाली औद्योगिक है, इसलिए समाज में हमें दो वर्ग देखने को मिलते हैं। आगे मार्क्स कहते हैं कि राजनीति की दृष्टिकोण की, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की मान्यता है कि आर्थिक हितों का टकराव समस्त सामाजिक संघर्ष का मूल विषय है। देखिएगा, यहाँ इसकी तुलना आप उदारवाद के दृष्टिकोण से करिएगा कि मार्क्सवादी राजनीति यानी कि दृष्टिकोण की जब बात करते हैं तो सामाजिक संघर्ष का जो मूल कारण है, मूल विषय है, वो आर्थिक हितों में टकराव को मानते हैं। अन्य सभी जो विषय हैं वो मात्र ऊपरी व सतही विषय हैं। सभी विषयों के केंद्र में आर्थिक संघर्ष होता है, ऐसा मार्क्स का मानना है। अब क्योंकि ये संघर्ष काफ़ी गहरा होता है तो इसे बातचीत से समाप्त नहीं किया जा सकता, ना ही कोई सुलह समझौते पर पहुंचा जा सकता है। क्षण भर में, क्षणिक तौर पे ऐसा संभव होता दिखाई देता है, किंतु ये स्थायी समाधान नहीं है। मार्क्स आगे कहते हैं कि हम किन्हीं दो समूहों को जब संघर्षरत देखते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर संघर्ष कर रहे हों या भाषा के आधार पर अथवा राष्ट्रीयता के नाम पर संघर्ष कर रहे हों, भले ही संघर्ष का चेहरा कुछ भी हो, किंतु इसकी जड़ें जो है कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति में हमें खोजनी चाहिए और वहीं इसका समाधान भी करना चाहिए। अगर हम उनकी आर्थिक स्थिति को परिवर्तित किए बिना उनकी भाषा से संबंधित, धर्म से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित विवादों को सुलझा देते हैं तो इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता है, अपितु वह किसी अभिनव रूप में पुनः उभर कर सामने आ जाएगी, क्योंकि मूल कारण जो है वो आर्थिक स्थिति में विद्यमान है और जब तक उसका समाधान नहीं किया जाएगा, संघर्ष हमारे सामने भिन्न भिन्न रूपों में उभर कर आता रहेगा। तो यहाँ ये हम मार्क्स कहना चाहते हैं कि समाधान, स्थायी समाधान हम आर्थिक रूप में ही देख सकते हैं। उत्पादन प्रणाली के आमूलचूल परिवर्तन में ही हम इस आर्थिक संघर्ष का समाधान कर सकते हैं। ये आर्थिक संघर्ष ही हैं जो अलग अलग कारणों और रूपों में समाज में संघर्ष के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका मूल आधार, मूल जड़ें, मूल कारण कहीं ना कहीं समाज के आर्थिक रूप से दो वर्गों में बटे रहने के अंदर है, वहीं पर इसकी जड़ें हैं। तो ये आर्थिक हितों को इस आधार पर यहाँ पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण काफ़ी प्रमुखता देता है। सभी संघर्षों की मूल कारण को वो आर्थिक मानता है, भले ही उसकी ऊपरी सतही तौर पर उसका चेहरा कुछ भी हो संघर्ष का, किंतु अंततः जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं वर्गों की आर्थिक भिन्नता, आर्थिक स्थिति में ही छुपा हुआ है। बात करते हैं अगले बिंदु की कि वर्ग प्रभुत्व का साधन है, यानी कि राजनीति वर्ग प्रभुत्व का साधन है। थोड़ी सी चर्चा हमने आरंभ में की थी, इसको विस्तार से देखते हैं। अगर इसी को इंग्लिश में कहा जाए तो पॉलिटिक्स इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को दबाने के एक साधन के रूप में यहाँ पर मार्क्सवाद राजनीति को देखता है। उनका कहना है कि समाज में राजनीति और संघर्ष की उत्पत्ति इसलिए होती है कि उसकी आर्थिक प्रणाली अथवा उत्पादन प्रणाली तर्क संगत आधार पर गठित नहीं होती है। अब तर्क संगत उत्पादन प्रणाली क्या है?
इसकी व्याख्या करते हुए मार्क्स कहते हैं कि तर्क संगत उत्पादन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत दो मुख्य तत्व आते हैं। एक, तकनीकी विकास चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका हो जिससे कि उपलब्ध साधनों से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। दूसरा, उत्पादन एवं वितरणों के साधारण पर समस्त समाज का अधिकार हो जिससे संपूर्ण उत्पादन से जन साधारण की ज़रूरतें पूरी हो सके। अब केवल इन्हें गिने लोगों को सुख पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि उसका उद्देश्य सामाजिक लाभ प्राप्ति हो, निजी लाभ की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। केवल तर्क संगत उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत ही समाज में सच्चे सहयोग को प्रोत्साहन देने की बात सोची जा सकती है। इस तरह से राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ पर आगे चल के मार्क्स कहते हैं या मार्क्सवाद ये मानता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में एक छोटा सा वर्ग उत्पादन के प्रमुख साधनों पर एक अधिकार प्राप्त कर लेता है और तथा शेष जनसंख्या को कठोर परिश्रम करने पर विवश कर देता है। इस प्रकार व्यक्तिगत संपत्ति या निजी संपत्ति की उत्पत्ति होती है और समाज धनी और निर्धन वर्गों में विभक्त हो जाता है जो कि परस्पर विरोधी वर्ग हैं, और इन वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करना मार्क्स के अनुसार असंभव है क्योंकि एक प्रभुत्व संपन्न वर्ग है और दूसरा पराधीन वर्ग है। तो राजनीति वास्तव में सिर्फ प्रभुत्व संपन्न वर्ग के हित साधन का माध्यम होती है। राज्य भी प्रभुत्व संपन्न वर्ग की शक्ति का ही परिचायक है। और सुप्रसिद्ध विद्वान यानी कि फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में लिखा है, चूँकि राज्य का जन्म वर्ग संघर्ष को संयत रखने की आवश्यकता से हुआ है, इसलिए वह साधारणतः अत्यंत शक्तिशाली व आर्थिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली वर्ग का राज्य होता है, और यह वर्ग राज्य के माध्यम से राजनीतिक दृष्टि से भी प्रभुत्वशाली वर्ग बन जाता है, और इस तरह से यह दलित वर्ग के दमन और शोषण के लिए नए साधन प्राप्त कर लेता है। अतः प्राचीन काल का जो राज्य था मुख्यतः दास वर्ग का दमन करने के लिए स्वामी वर्ग का राज्य था। मध्यकाल का सामंती राज्य किसानों और बंधुआ मजदूरों का दमन करने का लिए कुलीन वर्ग का उपकरण था, और आज का प्रतिनिधि राज्य पूंजीपतियों के लिए मजदूरों के शोषण का साधन है। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्क्सवाद ये कहना चाहता है कि राज्य जो है वर्ग प्रभुत्व का एक साधन है और राजनीति उसी की एक प्रक्रिया है, यानी कि वर्ग प्रभुत्व की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस रूप में राज्य और राजनीति को स्वीकार करता है। तीसरे बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं। आपसी विरोधी वर्गों के हितों में सामंजस्य स्थापित करना संभव नहीं है। राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत यह व्यक्त किया गया है कि समाज जो है आपसी वर्ग संघर्ष दृष्टिकोण के अंतर्गत वर्ग संघर्ष का प्रादुर्भाव होता है। राजनीति का यह मूल स्रोत है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इस वर्ग संघर्ष को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हुए कहा है कि अब तक जो समाज विद्यमान रहा है उसका सारा इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। स्वतंत्र जन और दास, कुलीन और सामान्य जन, जमींदार और किसान, उद्योगपति और मजदूर, जालिम और मजलूम निरंतर एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, और वे कभी कभी चोरी छुपे तो कभी कभी खुलेआम आपस में संघर्षरत रहे हैं। और इस लड़ाई का अंत हर बार या तो सारे समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुआ है या फिर दोनों संघर्षरत वर्गों के विनाश के रूप में सामने आया है। सामाजिक इतिहास का प्रत्येक अध्याय साक्षी है कि राजनीतिक सत्ता सदैव प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथों में रही है और दूसरे वर्ग को पराधीन बनाकर उस पर नियंत्रण और निरंतर अत्याचार उसके द्वारा किए गए हैं। इस तरह से हम राज्य को एक उत्पीड़न का साधन मान सकते हैं, अ टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो वास्तव में वर्ग संघर्ष इतना गहरा है जिसका हल संभव नहीं है। राजनीति के द्वारा इसे शांत करना संभव नहीं है। इसके विलोमतः इस संघर्ष में प्रभुत्व संपन्न वर्ग परातंत्र वर्ग को दबाकर उसे शांत कर देता है, जिससे कि ऊपरी तौर पर प्रतीत होने लगता है कि दोनों वर्गों में परस्पर समझौता हो गया है, किंतु सही तौर पे यह स्थिति संघर्ष के दमन का परिचायक होती है, उसका द्योतक होती है। परतंत्र वर्ग को विचारात्मक खुराकें पिलाकर उसमें सहमति का भ्रम उत्पन्न किया जाता है। जब तक समाज मार्क्स के अनुसार परस्पर विरोधी वर्गों में धनी और निर्धन में विभक्त रहेगा, तब तक राज्य और राजनीति प्रभुत्व संपन्न वर्ग में के हाथों का एक खिलौना बनी रहेंगे और इनका प्रयोग जो है परतंत्र वर्ग के दमन और शोषण हेतु किया जाता रहेगा। अब पूंजीवाद के पतनोपरांत
भी समाजवाद की अवधि में यह क्रम जारी रहेगा, किंतु जब इसका निशाना विपरीत हो जाएगा, दूसरे में शब्दों में कहा जाए तो यदि एक और पूंजीपति अवस्था में पूंजीपति द्वारा वर्गों का दमन किया जाता है, तो दूसरी ओर जब विश्व के पूंजीपतियों के खिलाफ सारे मजदूर एकत्रित होकर क्रांति कर देंगे, तो उनसे सारी पूंजी छीन ली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी राज्य रहेगा और उस राज्य का जो प्रयोग है वो बचे कुचे पूंजीपतियों के दमन के लिए और उनसे पूंजी छीनने के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि राज्य का जो मौलिक चरित्र है वो है शोषण का यंत्र। अब इस शोषण यंत्र का प्रयोग भले ही पूंजीपति मजदूरों के खिलाफ करे या मजदूर पूंजीपतियों के खिलाफ करे, इसका मौलिक चरित्र शोषण करना ही है, ऐसा मार्क्स का मानना है। और इसलिए वो ये कहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में भी राज्य बना रहेगा, और किंतु इस अवस्था में इस शोषण का यंत्र यानी कि राज्य का प्रयोग या राजनीति का प्रयोग पूंजीपतियों की समाप्ति के लिए, उनकी पूंजी को छीनने के लिए किया जाएगा। ऐसे कानून राज्य के माध्यम से बनाए जाएंगे जिसके माध्यम से पूंजीपतियों से उनकी पूंजी का को छीना जा सके, और इस तरह से सभी पूरे समाज में पूंजीपति वर्ग को समाप्त कर केवल एक ही वर्ग की स्थापना कर दी जाए। अब जब पूरे समाज में एक ही वर्ग रहेगा तो किसी वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दूसरा वर्ग होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब दूसरे वर्ग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो फिर राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य तो शोषण का यंत्र है। और जब कोई दो वर्ग है ही नहीं तो कौन शोषण करेगा और कौन शोषित होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए मार्क्स से कहते हैं कि जब समाज में एक ही वर्ग रहेगा तो राज्य नामक इस शोषण यंत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि अंततः जो अंतिम लक्ष्य है मार्क्सवाद का वो यही है कि एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर पाएगा, सभी समानता के पायदान पर एक साथ एक ही स्थिति में खड़े होंगे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मार्क्सवाद का जो दृष्टिकोण है राजनीति के प्रति वो यहाँ पर हमने काफ़ी विस्तार से समझने की कोशिश की। बहुत सीधे शब्दों में कहा जाए तो मार्क्स जो है राज्य को शोषण का यंत्र मानता है और राजनीति को वह प्रक्रिया मानता है जिसके माध्यम से प्रभुत्व वर्ग, शक्तिशाली वर्ग या पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करता है। तो इस तरह से राजनीति को उन्होंने इस दृष्टिकोण से देखा है। तो इन दो वीडियो व्याख्यानों में हमने राजनीति के प्रति मार्क्सवादी, उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों को विस्तार से समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो व्याख्यान में हम राजनीति शास्त्र के परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। परंपरागत रूप में राजनीति को किस तरह से परिभाषित किया गया, क्या उसका क्षेत्र है, और आधुनिक रूप से राजनीति को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, उसका आधुनिक क्या क्षेत्र है, दोनों की तुलना भी हम देखेंगे। और उसके पश्चात हम राजनीतिक विज्ञान के चरित्र पर भी यानी कि उसकी प्रकृति पर भी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में। कोई प्रश्न आपके हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।